नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि कुछ ऐसे टॉपिक्स की वीडियोस बनाऊंगा मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चीज़ें बच्चों को पेपर में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में दोस्तों, कंप्यूटर के ऊपर लेक्चर्स की एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूं मैं। बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि हमारा प्लान क्या रहने वाला है। दोस्तों, सपोज़ करो पहला लेक्चर की वीडियो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, तो उसमें मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, जो भी चैप्टर 1 या चैप्टर 2 होगा। और फिर उसी लेक्चर 1 का एक और वीडियो पोस्ट करूँगा। उसमें उस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। और दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें वीडियोस को, क्योंकि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और आपके काम आएगा तो कहने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करते ही हैं। तो समय को बचाते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले लेक्चर 1। इस लेक्चर 1 के अंदर मैं कंप्यूटर के 2 चैप्टर कवर करूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि कंप्यूटर की शुरुआत वर्ल्ड में हुई कैसे और कैसे-कैसे इसका जो डेवलपमेंट है फिर वो आगे बढ़ा। तो दोस्तों, एक व्यक्ति थे मिस्टर रिचर्ड ब्रैथवेट। इनकी एक बुक जिसका नाम था द यंग मैन्स ग्लीनिंग, और इस किताब में इन्होंने सबसे पहली बार कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया था। इन्होंने यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर शब्द दिया था। और जो इन्होंने इसका फुल फॉर्म प्रपोज किया था उस समय, वो था कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मिस्टर रिचर्ड ब्रैथवेट, द यंग मैन्स ग्लीनिंग, और ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म इन्होंने दी। इसके बाद दोस्तों, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, तो कहा जाता है कि अब से 3000 साल पहले चीन में अबेकस का विकास हुआ था। अबेकस क्या होता है आपको पता ही है, स्कूल में बच्चों को गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आप सामने देख भी सकते हैं, डायग्राम मैंने लगाया है, ये क्या है आपका अबेकस। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत मानी जाती है अबेकस से। अबेकस के बाद अगले क्रम में फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे बेसिकली, मिस्टर ब्लेज पास्कल। इन्होंने 1645 में एक कैलकुलेटर बनाया और इसको इन्होंने नाम दिया था एडिंग मशीन। कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस करने में ये कैपेबल था, और ये पहला कैलकुलेटर भी कहा जाता है इसको। इसका डिज़ाइन अगर आप देखना चाहो, ये सामने मैंने डायग्राम भी आप लोगों के लिए लगाया है। ये जो आपका ब्लेज पास्कल ने डेवलप की थी एडिंग मशीन, उसका डायग्राम था। इसके बाद इस क्रम में अगला जो नंबर आता है दोस्तों, मिस्टर चार्ल्स बेबेज का। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता। ब्रिटेन के निवासी थे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो किताबों में ये है कि इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम डिफरेंस इंजन था या एनालिटिकल इंजन था। तो दोस्तों, क्लियर कर दूं, सबसे पहली बार इन्होंने जो चीज़ डेवलप की थी, जो मशीन बनाई थी, उसका नाम था डिफरेंस इंजन, और 1822 की ये बात है। इसको फिर एडवांस रूप दिया इन्होंने, और जो कि पहला कंप्यूटर कहलाया उसको कहा गया एनालिटिकल इंजन, और ये बात है 1837 की। तो दोनों की दोनों मशीन चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, लेकिन इसमें जो पहला कंप्यूटर अगर आप कहो एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन उसका पहला मॉड्यूल था। दोनों चीज़ें चार्ल्स बेबेज ने डेवलप की थी, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पितामह। कंप्यूटर डेवलपमेंट आगे बढ़ा, उसके पहले आप देख सकते हो कि जो पहला एनालिटिकल इंजन था वो कैसा था। तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से ये दिखता था एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में बनाया था। डेवलपमेंट जब आगे बढ़ा दोस्तों, तो आप देखोगे फिर डेवलप होता है इनियक, ENIAC। 1943 में इसका विकास हुआ था, और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कहीं पर कंप्यूटर भी दिया गया है, लेकिन मोस्टली कैलकुलेटर माना जाता है इसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब इसमें खास बात क्या थी, क्या इसमें ऐसी चीज़ थी दोस्तों? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, और इसको डेवलप किया था दो लोगों ने,
एक थे मिस्टर इकार्ट और दूसरे का नाम था मिस्टर जॉन मैकॉली। डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहा और इसी क्रम में जो फिर अगला डेवलपमेंट हुआ वो हुआ EDVAC, और बात है 1946 की। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका डेवलपमेंट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है वहां पर हुआ था और मिस्टर वॉन न्यूमैन ने इसका जो है डेवलपमेंट किया था। EDVAC। अब इसमें खास बात क्या है दोस्तों? खास बात इसमें यह है, ये पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर कर सकता था और स्टोर करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता था। जो स्टोर्ड मेमोरी वाला कंप्यूटर था पहला कौन सा था? EDVAC। इसके बाद दोस्तों अगला जो कंप्यूटर डेवलप हुआ दैट वाज यूनिवैक फर्स्ट। 1951 की बात है और इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नाम भी बहुत आसान है, फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ सकता है। खास बात यह है दोस्तों, ये जो है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इन दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन था। सो जो आपका ये यूनिवैक स्क्रीन पर देख रहे हो आप 1951 का, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन था। ठीक, इसका डेवलपमेंट भी मिस्टर इकार्ट और मैककॉली इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने किया था। इस तरीके से धीरे धीरे करके कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ। फिर आगे जाके पढ़ेंगे कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, ठीक है, आपके सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो अलग चैप्टर पढ़ेंगे उसका। अभी सीक्वेंस में लेके चलेंगे चीज़ों को। अब दोस्तों अगला जो हमारा चैप्टर 2 कनेक्ट होता है कंप्यूटर में और इसी चीज़ से, उसमें दोस्तों कंप्यूटर की जनरेशंस। तो जब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है तब से लेके आज तक इस पूरे के पूरे कार्यकाल को हमने कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस में डिवाइड किया है। मैक्सिमम किताबों में जनरेशंस का जो ईयर है गलत दिया हुआ है, और जो ये डेटा आपको मैं दे रहा हूँ ये वो दे रहा हूँ जो BCA बीटेक और MC की किताबों में चलता है। ठीक है, तो वो डेटा ये है, ऑथेंटिक है और इसको आप मान के चलिएगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन दोस्तों मानी जाती है वो 1942 से लेके और 1955 1942 से लेके और 1955 के बीच में मानी जाती है पहली जो जनरेशन थी। अब जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे इसकी क्या विशेषताएं थी? तो दोस्तों एक तो कंप्यूटर हमेशा बिजली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है और इसके अंदर चार्ज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। तो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए करंट को इसमें इस्तेमाल की जाती थी वैक्यूम ट्यूब्स। आपको दिखा दूं वैक्यूम ट्यूब्स कैसी होती थी, इस तरीके से कुछ हुआ करती थी वैक्यूम ट्यूब्स। इन वैक्यूम ट्यूब्स में जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्टोर किया जाता था और फिर कंप्यूटर काम करता था। अब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी, किस प्रकार की मेमोरी इस्तेमाल होती थी? तो दोस्तों मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी और पंच कार्ड, ये मेमोरी इस्तेमाल होती थी। बच्चे हिंदी मीडियम वाले सुन के डर जाते हैं मैग्नेटिक टेप। आपने देखा होगा जो घरों में टेप रिकॉर्डर चला करते थे पहले, तो वो टेप रिकॉर्डर के अंदर ये जो रील हुआ करती थी यही तो है मैग्नेटिक टेप। ये जो मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं और ये स्टोर करने की कैपेसिटीज रखती है। फेरस ऑक्साइड की इसके ऊपर क्या होती है? आपका लेप होता है। आगे जाके पढ़ेंगे जब मेमोरी पढ़ेंगे। बहरहाल ये जो आप कैसेट सामने देख रहे हो यही है आपकी मैग्नेटिक टेप। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें इसी प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे और आज भी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और इसी को समझ के कंप्यूटर काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर केवल 1 और 0, बस ये 2 डिजिट ही समझता है, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है। इसी बाइनरी लैंग्वेज को ही दोस्तों मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। लैंग्वेज के ऊपर सेपरेट चैप्टर करेंगे तब इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो यही जो बाइनरी लैंग्वेज थी दोस्तों, इसका जो फादर माना जाता है मिस्टर गॉटफ्रायड विल्हेम लेबनिज। मिस्टर गॉटफ्रायड विल्हेम लेबनिज, इनको माना जाता है इस बाइनरी लैंग्वेज का जनक जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेके 52 तक और जो जो मेन मेन चीज़ें इसके अंदर यूज होती थी मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या होता था दोस्तों, चार्ज को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत सारी हजारों वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी। तो जितना बड़ा एक कमरा होता है ना हमारा, उस कमरे के आकार का पूरा CPU होता था जिसमें वैक्यूम ट्यूब कनेक्ट रहती थी। तो कहने का मतलब कंप्यूटर का आकार तो बहुत बड़ा है लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है आपकी कम। अब जैसे जैसे कंप्यूटर के डेवलपमेंट होने शुरू होंगे तो उसके साथ में कंप्यूटर का आकार तो हो जाएगा कॉम्पैक्ट, छोटा, और परफॉर्मेंस उसकी बहुत ही शानदार होती चली जाएगी। ऐसे ऐसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट आगे बढ़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों फिर आती है इस कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन 1955 से लेके
और 1964 के बीच में, ये सेकंड जनरेशन। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी इनका स्थान ले लिया मिस्टर क्या बोलते हैं आपका ट्रांजिस्टर्स ने। तो वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पे अब ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगे, और इनका जो आविष्कार था ट्रांजिस्टर का वो किया था विलियम शॉकले ने। लेकिन दोस्तों विलियम शॉकले के अलावा दो साइंटिस्ट और थे जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक का नाम था बार्डीन और दूसरे थे मिस्टर ब्रेटन। तो इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर कलेक्टिवली फाइनली डेवलप किए थे ट्रांजिस्टर्स। अब क्या आफत होती है ट्रांजिस्टर, है ना, पता होना चाहिए हमें। तो आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे जो सबसे पहला ट्रांजिस्टर था वो कुछ इस तरीके का दिखता था, और फिर ये वर्तमान में जो ट्रांजिस्टर यूज होते थे वो इस प्रकार के कुछ हुआ करते थे। तो सेकंड जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स है उनका स्थान किसने ले लिया, ट्रांजिस्टर्स ने। इफेक्टिव थे, आकार में छोटे थे, परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा थी। अब दोस्तों जो मेमोरी की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी, अब जो आपकी वहां पर मैग्नेटिक टेप मेमोरी थी इनके स्थान पे यूज होने लगी मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अब मैग्नेटिक कोर मेमोरी किस प्रकार की थी, ये आप देख सकते हैं, आपके लिए मैंने डायग्राम्स लगाए हैं दिखाने के लिए कि ये इस तरीके की मेमोरी यूज होती थी। दिस वाज द मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर सेकंड जनरेशन में एक और लो लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, और वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और जो आपने अभी मशीन लैंग्वेज पढ़ी, दोनों की दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल का मतलब जिनको कंप्यूटर समझता है। तो इनके बारे में जब लैंग्वेज के ऊपर हम सेपरेट चैप्टर करेंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जनरेशन में जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं, यूजर फ्रेंडली होती हैं, उनका डेवलपमेंट और शुरुआत होती है सेकंड जनरेशन में। अब सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो दोस्तों सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है फोर्ट्रान को। फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका जो डेवलपमेंट है 1955 में 1955 में शुरू हुआ था, लेकिन फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 में, और इसके जो डेवलपर थे वो थे मिस्टर जॉन बेकस। इसके बाद अगली जो है हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई उसका नाम था एल्गोल 1958 में। और फिर दोस्तों एक लैंग्वेज आती है उसका नाम था कोबोल, 1959 में कोबोल डेवलप हुई। ठीक है, कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो व्यापार के लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग होती थी इसमें। अब इसका डेवलपमेंट किसने किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेवलपमेंट किया था एक पूरी की पूरी फर्म थी, उसका नाम था कोडासिल, CODASYL। फुल फॉर्म अगर आप देखोगे कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम्स लैंग्वेज, तो इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं कोडासिल। कोडासिल ने डेवलपमेंट किया था कोबोल लैंग्वेज का। ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब सेकंड जनरेशन के बाद कंप्यूटर में आ जाती हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो कार्यकाल है वो 1964 से लेकर और 1975 तक है। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स की जगह पे इस्तेमाल होने लग गए आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे होता है पहले तो आपको जरा मैं ये दिखा दूं दोस्तों। तो ये आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पर डायग्राम में, जस्ट होल्ड डाउन, ये आप देख पा रहे हो, दिस इज आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इनका डेवलपमेंट हुआ और ये प्रयोग होने शुरू हो गए थर्ड जनरेशन में। अब दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट किया किसने था, तो कई जगह आपको मिलेगा मिस्टर रॉबर्ट नॉइस और कहीं मिलेगा आपको जैक किल्बी। तो जो एक्चुअल जो राइट आंसर है दैट इज मिस्टर जैक किल्बी। इन्होंने सबसे पहली आईसी की खोज की थी 1957 में। इसी का एडवांस रूप आगे जाके खोज करी थी मिस्टर रॉबर्ट नॉइस ने, लेकिन वो बात है 1959 की। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने करी थी, मिस्टर जैक किल्बी 1957 में करी थी दोस्तों। ठीक है, आगे जाके यहीं पर फिर ये मतलब खोज तो हो गई थी 57 में, लेकिन थर्ड जनरेशन में जाके तब ये यूज होता है प्रॉपर्ली इसका। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर में इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ प्रॉपर्ली आईसीज का, वो थर्ड जनरेशन में हुआ, जबकि खोज थोड़ी सी पहले हो चुकी थी। अब दोस्तों जो आईसी हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर साइंस के लेक्चर में पढ़ेंगे। बेसिकली सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आप समझते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो बिहेव है, उसमें चेंजेस आते हैं। अन्यथा सामान्य जो टेम्परेचर होता है वहां पर ये आपके अलग तरीके से काम करेंगे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ये अलग तरीके से काम करते हैं, सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। यहीं पर इसी जनरेशन में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में छोटा करना। तो छोटे का मतलब हमारे जो कंप्यूटर हैं उनका आकार हो गया है छोटा, और छोटा होने के बाद इनके जो काम करने की कैपेसिटी है वो क्या हो गई है आपकी ज्यादा, कारण इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से। आईसी का आकार छोटा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो अब कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी दैट इज SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन।
जहाँ तक मेमोरी की बात है, तो यहाँ पर मेमोरी में स्टार्ट होनी शुरू हो गई मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। तो आपने हार्ड डिस्क ड्राइव देखी होंगी, इस तरीके से होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हैं, जो कि थर्ड जनरेशन में यूज हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज जिसने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में क्रांति ला दी, उस लैंग्वेज का नाम है दोस्तों सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज की खोज करी थी मिस्टर डेनिस रिची ने, और 1972 की बात है। आज भी ये मदर लैंग्वेज कही जाती है कंप्यूटर की। अगर कंप्यूटर में सी लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी और आपकी कमांड है, तो आपको कंप्यूटर में कोई मात नहीं दे सकता, और जॉब की भी आपके पास कमी नहीं होगी। बहरहाल आप इसके मास्टर होने चाहिए। इसी दौरान दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप होता है, और उसका नाम है यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेपरेट लेक्चर करेंगे। और इसका जो डेवलपमेंट है मिस्टर केन थॉमसन और डेनिस रिची, इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने किया था, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की चौथी जनरेशन 1975 से लेकर 1989 तक, इसमें टेक्नोलॉजी यूज जो हुई उसका नाम था VLSI। फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मतलब कंप्यूटर का जो इंटीग्रेशन और ज़्यादा पावरफुल हो गया, आकार कंप्यूटर का और कम हो गया, और परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा हो गई। यहाँ पर दोस्तों आईसी की जगह पे कंप्यूटर में स्टार्ट हो गए शुरू होने माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कॉमनली इस्तेमाल होता था वो था आपका 8085, और फिर इसका जो एडवांस वर्जन है वो है आपका 8086। अब वर्तमान में जो आप बोलते हो ना कि भाई आपका मोबाइल का प्रोसेसर कितना है, कि 2.4 2.3, क्या है वो, माइक्रो प्रोसेसर है। और लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 8086। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी 2 साल पहले तक भारत में कोई भी कंपनी इंडियन ऐसी नहीं थी जो माइक्रो प्रोसेसर बना दे। अभी भी हमें जो वर्ल्ड की इंटेल है या डेल है, इनसे परचेज करने पड़ते हैं, और पूरे वर्ल्ड में यही सप्लाई करते हैं। भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर IIT मद्रास ने डेवलप किया है, और पेपर में आ सकता है, इसका नाम है शक्ति। IIT चेन्नई या मद्रास ने डेवलप किया है शक्ति, ये भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। तो फोर्थ जनरेशन में ये चीज़ आई। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे कि भारत में पहला ये बताई दिया मैंने आपको पॉइंट, इंटरनेट और नेटवर्किंग का जो डेवलपमेंट और शुरुआत का हो गई, यहाँ से शुरू हुई। अब जब नेटवर्किंग शुरू हो गई तो लैन, वैन और मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 1986 में। और डॉस को डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम देख सकते हो, मिस्टर टिमोथी पैटरसन। पेपर में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इन्होंने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस को इंट्रोड्यूस किया था, बात है 1986 की। इसके बाद दोस्तों एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, और सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था दोस्तों, डेट याद रखना, 10 नवंबर 1983 को विंडोज आया था। और उसके बाद फिर 86 में क्या आया था आपका, डॉस। ये सारे के सारे डेवलपमेंट हमारी फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की दोस्तों 1989 से लेके और आज तक जो चल रही है, वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन, लेटेस्ट। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। एक तो दोस्तों MS ऑफिस इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसकी लॉन्चिंग डेट थी 1 अक्टूबर 1990, MS ऑफिस की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सबसे पहले आपने पढ़ा SSI आई, फिर VLSI, और यहाँ पर आ गई ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया, माइक्रो प्रोसेसर और ज़्यादा पावरफुल हो गए, और परफॉर्मेंस कंप्यूटर की और भी शानदार हो गई। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, जनरेशन से रिलेट करके पूछ सकता है। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा तब वहाँ पे इसी लेक्चर से रिलेटेड जो भी सवाल पेपर में बन सकते हैं वो डिस्कस करूंगा 1 बाई 1। यहाँ पर दोस्तों कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होते हैं, जैसे आप देखोगे लाइनक्स। ठीक है, 1991, और इसके जो डेवलपर थे मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड, इन्होंने डेवलप किया था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1991। इस जनरेशन में जो क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, और ये पूरा का पूरा फ्यूचर बदल देगी हमारा हर सेक्टर का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है जॉन मैकार्थी को। इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर करेंगे हम, डिटेल बात करेंगे AI के बारे में। बहरहाल आपको इतना बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में बीटेक का कोर्स शुरू करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। और अगर वर्ल्ड की बात करोगे तो दोस्तों वर्ल्ड की पहली AI यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी ही इसके लिए है, और वो खोली गई है दुबई में। ये ध्यान रखना है आपने, छोटी छोटी चीज़ें आपके पेपर में पूछ सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो मेमोरीज यूज होने लगी वो है आपकी ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी में क्या क्या आती है आपकी, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD,
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क बात करेंगे इसके ऊपर बहुत डिटेल में। बहरहाल इसको खोज किया था आपका सोनी, जो कंपनी है सोनी ने डेवलप किया था, और बहुत ज़्यादा 25 जीबी से लेके आपका 50 जीबी तक भी कैपेसिटी हो सकती है ब्लू रे डिस्क की। इसके अलावा दोस्तों फिफ्थ जनरेशन में और भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर है, तो वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसफर होते हैं फंड्स के, तो सेफ एंड सिक्योर फंड ट्रांसफर के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है ब्लॉकचेन। और भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई, ध्यान रखना। इस जनरेशन का एक और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दैट इज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बारे में भी मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा, डिटेल बात करूंगा। बहरहाल इसका जो पितामह है वो कहा जाता है मिस्टर केविन एस्टन को कहा जाता है। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन की, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फादर है वो कहा जाता है JCR लिकलैडर को। क्लाउड कंप्यूटिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बता देता हूं आपको। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, जो इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं या कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, हम जो परचेज नहीं कर सकते उनको हम रेंट पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। जैसे नेट पे हमें स्पेस ले सकते हैं, मेमोरी, अपना डेटा स्टोर करने के लिए। कोई हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत महंगा है, हम परचेज नहीं कर सकते, हमें कुछ समय के लिए यूज़ करना है, रेंट पे ले सकते हैं। तो कंप्यूटर की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको रेंटल या किराए पे प्रोवाइड कराने का जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसकी शुरुआत मिस्टर JCR लिकलैडर ने करी थी। और ये जो पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो हमें समझना है क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली तीन प्रकार की लेयर्स होती हैं। एक तो होती है सास, SaaS। ये सास वो मत समझ लेना, ठीक है, जो समझ रहे हो आप लोग। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब इसमें जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं लेटेस्ट, वो भी आप रेंट पे ले सकते हो। फिर पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। फिर आपका आस, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और नीचे वाले चार्ट में आप देखोगे इनमें क्या क्या आएगा। जैसे आपका IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में अमेजन वेब सर्विसेज जो हैं, ठीक है, गूगल क्लाउड है या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है या IBM क्लाउड है, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो प्रोवाइड कराते हैं। पास, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जैसे गूगल ऐप इंजन है, ठीक है, रेड हैट ओपन शिफ्ट है, हेरोकू है, या आपका ये सब चीज़ें किसके लिए, पास के लिए। प्लेटफॉर्म का मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी आपको इंटरनेट की कोई बहुत फास्ट सर्विस चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, आप रेंट पे ले सकते हो। और सास का मतलब होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बहरहाल इतना समझिए कि ये तीन लेयर्स होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, आस, सास और पास, ठीक है। बस ध्यान रखने वाली बात है, हार्डवेयर नाम से कोई भी इसमें लेयर नहीं होती, क्योंकि हार्डवेयर की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। आप डायरेक्ट थोड़ी परचेज करोगे, इंटरनेट के माध्यम से आपको सर्विस मिलेगी, तो कभी भी हार्डवेयर नहीं हो सकता है। तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली कंप्यूटर की जो सर्विसेज हैं या सेवाएं हैं उनको रेंट पे लेने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूचर में और भी इसके डेवलपमेंट आ सकते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ आपके लिए कवर किए हैं। जैसे 2023 में वर्ल्ड के फास्टेस्ट कंप्यूटर की रैंकिंग आई है। सबसे फास्ट कंप्यूटर फ्रंटियर USA का, नंबर 2 पे फुगाकू जापान का, और नंबर 3 पे ल्यूमी फिनलैंड का। भारत की स्थिति अगर हम देखें तो हमारा जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है दैट इज एरावत PSAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी जो रैंक है वर्ल्ड में 75, ठीक है, बिलो 100 आई है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर के पिता अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सेम और करे, और अगर भारत की बात करें तो दोस्तों VJP भटकल को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का पितामह। भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर था दोस्तों वो था सिद्धार्थ। ये ध्यान रखना, भारत में बना हुआ, भारत में डेवलप हुआ था 1986, और इसको सेटअप किया गया था बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में। शायद अभी किसी पेपर में पूछा भी था ये सवाल। इंटरनेट की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में शुरू हुआ था 1986 में, लेकिन केवल एजुकेशन और रिसर्च के लिए, आम जनता के लिए इंटरनेट को शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक के लिए। अगर आपसे पूछ ले भारत में इंटरनेट की सेवा कब शुरू की गई, तो 15 अगस्त 1995 ही करके आना। अगर दिख जाए 86 तो यही करके आना, ठीक है। अगर दोनों आ जाए तो हमेशा प्राथमिकता 86 को देना, ना हो तो ये कराना आंख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अनुपम, सहस्त्र, प्रत्युष, मिहिर, आदित्य, ये सारे सारे भारत के सुपर कंप्यूटर्स है, ठीक है। इसके अलावा भारत में कंप्यूटर के ऊपर डेवलपमेंट का काम करने के लिए एक बाकायदा इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है CDAC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 1988, और पुणे में इसका हेड ऑफिस जो है स्थित है। यहाँ पर ये फोटो लगाया मैंने आप लोगों के लिए, देख सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट है सारे के सारे काम कौन करता है, आपका यही करता है CDAC, पर पुणे में ये स्थित है। दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उन सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो हम कैसे नापते हैं, तो ध्यान रखना वो नापते हैं फ्लॉप्स में। और फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग का मतलब पॉइंटों के बाद जो चीज़ें होती हैं,
ठीक है, उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट दशमलव बेसिकली। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है, इससे स्पीड नापते हैं सुपर कंप्यूटर की। और जो हमारे सामान्य कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, उनकी स्पीड हमें पता है हर्ट्ज में और मेगा हर्ट्ज में हम लोग नापते हैं, 1.2 मेगा हर्ट्ज, 2.2 मेगा हर्ट्ज। इसके अलावा एक और टर्म होती है MIPS कंप्यूटर में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 मिलियन होता है दोस्तों 10 लाख के बराबर। एक और बच्चों को कंफ्यूजन है, MBPS। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, जो बी है ना, ये बाइट नहीं है, ये होता है आपका बिट्स, मेगा बिट्स पर सेकंड, इट इज नॉट मेगाबाइट पर सेकंड। तो मेगा बिट पर सेकंड इंटरनेट की जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर की, वो इसमें नापते हैं। खैर, इंटरनेट के ऊपर अपन लोग सेपरेट लेक्चर करेंगे, तो तब हर चीज़ के ऊपर डिटेल बात करेंगे। आज इस लेक्चर में मैंने 2 चैप्टर खत्म करे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर कैसे डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। अगला लेक्चर फिर लेके आऊँगा। ठीक है, आपको मैंने कहा कि एक हफ्ते में 2 से 3 वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। जल्दी नहीं करेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से बाहर पेपर में कुछ भी ना आए। अच्छा लगे अप्रिशिएट कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि रेलेवेंट नहीं है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।